स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। मैं आई कमिंग सर? आइए, नमस्ते सर। बैठे। थैंक यू सर। आपने हिंदी, अच्छा, ये हिंदी मीडियम इंटरव्यू का आपने इसलिए रखा है कि आपका ऑप्शनल भी हिंदी लिटरेचर से वो है, हिंदी लिटरेचर है आपका ऑप्शनल, यस सर। इसीलिए आपने हिंदी मीडियम रखा है। सर ऑप्शनल का भी फैक्टर है, उसके साथ में सर जो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है 12वीं क्लास तक सर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो उसके चलते सर मैं ज़्यादा हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ एज़ कम्पेयर। 12वीं क्लास कब पास की थी? सर 2017 में सर। 2019 में सर। तो 5 साल में तो आजकल तो 3 महीने में अंग्रेजी सिखाने वाले वो ऐप आए हुए हैं। सर मैं बोल लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, लेकिन सर ज़्यादा कंफर्टेबल मैं हिंदी में हूँ। नहीं, कंफर्टेबल के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, है ना? यस। कोई बड़ी बात नहीं है, प्रयास करने पड़ते हैं। ओके सर। आप अभी जाके अभी तो दीजिए इंटरव्यू, आप बधाई के पात्र हैं, हिंदी में दे रहे हैं, अपनी मातृभाषा, अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी के बिना ज़िंदगी में थोड़ी अधूरापन रहता है। आपको हमेशा ये रहेगा कि मैं अंग्रेज़ी में खुल के बातें नहीं कर सकता। IAS में आ जाएंगे वहाँ तो बहुत सारी ऐसी भीड़ होगी कि जहाँ पे, और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होंगे जिनके साथ आपको इंटरेक्ट करना होगा, तो आपके सिर्फ समझ लेने से ही बात नहीं बनती है, समझाना भी पड़ेगा आपको, है ना? सर मैं जहाँ तक मैं समझ भी लेता हूँ, समझा भी लेता हूँ सर, मैं ठीक ठाक बोल भी लेता हूँ। पर आज नहीं समझाना चाहेंगे? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। आपका ये जो धौलपुर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट, धौलपुर के है ना? यस सर। हाँ, धौलपुर बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है। ये क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है? ये टूरिस्ट प्लेस है क्या? सर धौलपुर में बहुत सारे फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो धौलपुर के इम्पोर्टेंस का है वो है कि सर जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है सर, उसमें पड़ता है धौलपुर से। हाँ। तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन नॉर्थ से साउथ में होता है सर, वो धौलपुर से होकर जाता है। हिस्टोरिकली भी धौलपुर में सर जैसे स्वाधीनता आंदोलन में भी धौलपुर ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे पंचम सिंह और आहिस्ता बोलिए, स्पीड बढ़ाइए मत, एकदम यस आराम से बोलिए। यस क्लियर होगा उससे बात। आप अगर कोई मैं सपोज मैं ही आपको कहता हूँ कि मैं धौलपुर जाना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए कि वहाँ मुझे क्या क्या देखना चाहिए, कोई 2-3 जगह बताए। सर जो धार्मिक रूप से धौलपुर में सर एक मचकुंड है सर, मचकुंड की कहानी सर श्री कृष्ण जी से जुड़ती है, तो वहाँ पे और सर ऐतिहासिक रूप से सर वहाँ पे घंटा घर है एक सर, और उसके साथ में सर शेरगढ़ का किला है सर, और नेचुरल दृष्टि से धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है सर, और एक दमोह वाटरफॉल है सर, वहाँ भी जा सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ का भी कोई पार्क वगैरह है, सेंचुरी वहाँ पे? यस सर, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर। हाँ, तो फिर आप वो तो आई मीन इतना अट्रैक्टिव पॉइंट है, उसको आपने गिन ही नहीं रहे हैं, बीच में धार्मिक प्लेसेस गिना रहे हैं सारे। क्या है वो, क्या नाम है उसका? चंबल सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर। क्या है उसमें वाइल्ड लाइफ में? सर चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर जो घड़ियाल हैं उनके लिए फेमस है सर। घड़ियाल के लिए? यस सर। सिर्फ सर घड़ियाल वहाँ पे मतलब सर जनरली सर जो चंबल की घड़ियाल हैं सर वो धौलपुर के एरिया में ही मिलते हैं। तो ये क्या कहलाती है, सेंचुरी कहलाती है या वाइल्ड लाइफ पार्क कहलाता है ये? सर ये सर रिवर सेंचुरी है सर। सेंचुरी? यस। ये फर्क क्या है दोनों में, सेंचुरी और पार्क में? सर अभी मैं सर याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा चलिए, धौलपुर स्टोन के बारे में बताएं। धौलपुर स्टोन भी बहुत फेमस है। यस सर। है ना? वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, स्टोन की क्या खासियतें हैं? सर धौलपुर जो स्टोन है सर, एक तो सर सबसे सतह पे मिल जाता है, तो सर इसको एक्सट्रैक्शन करना बहुत ईजी होता है। इसी के चलते सर बहुत सी इमारतें हैं सर, जैसे कि लाल किला हो गया, अक्षरधाम का मंदिर हो गया सर। लाल किले में धौलपुर स्टोन तो नहीं है, वो तो लाल पत्थर है वो तो। सर धौलपुर स्टोन का रंग क्या है? सर ये रेड सैंडस्टोन ही कहलाता है सर। धौलपुर को रेड सैंडस्टोन भी कहते हैं सर। रेड सैंडस्टोन तो वो है जो लाल किले में है और बाकी मॉन्यूमेंट्स में है। धौलपुर तो आजकल यूज़ हो रहा है, जो कि बहुत सारे पार्क में मायावती ने जितने पार्क बनाए सब धौलपुर स्टोन को यूज़ किया उन्होंने। वो भी सैंडस्टोन ही है। यस सर। लेकिन वो बिल्कुल अलग है दोनों। सर वो सर डिपेंड करता है सर, धौलपुर का थोड़ा जो वास्ट एरिया है सर, धौलपुर में जो सरमथुरा वाला एरिया है सर, वहाँ का जो पत्थर है थोड़ा रेड कलर का है, लाल कलर का। जो प्रॉपर धौलपुर वाला एरिया है सर, वहाँ का कलर थोड़ा ब्राउनिश है। एक मेरा लास्ट सवाल बताइए, अब इलेक्शन तो आजकल इंडिया में हर 15 दिन में, महीने 2 महीने में इलेक्शंस होते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, है ना? तो चुनाव के समय एक इलेक्शन कोड लागू किया जाता है। यस सर। करते हैं ना? यस सर। क्या है ये कोड, का पूरा नाम क्या है?
सर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट सर। मॉरल कोड ऑफ इलेक्शन। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट सर। अच्छा, पूरा नाम आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ये कब से लागू होता है और कब खत्म होता है, इसकी वो एक्सपायरी डेट क्या होती है? सर जब से इलेक्शन कमीशन सर डिक्लेयर करता है कि इलेक्शन कब से स्टार्ट होंगे, तब से मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट MCC लागू हो जाता लागू है। होगा। सर जहाँ तक मुझे पता है सर, इलेक्शन खत्म होने के बाद सर ये खत्म भी हो जाता है सर। खत्म हो जाता है। यस सर। मैं इसका लास्ट हिस्सा ये बताया कि किन लोगों पे लागू होता है ये? सर जिस जगह सर, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होने वाले हैं सर, वहाँ पे सर पॉलिटिकल पार्टीज और सर बाकी लोग सब पे सारे लागू होता है। सब पे लागू होता है। यस सर। क्या कहता है वो? अब उन सब लोगों को क्या कहता है, उनसे क्या उम्मीद करता है? सर MCC उम्मीद करता है कि सर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उस जो इलेक्शन का दरमियान सर कोई भी किसी भी तरह की हेट स्पीच और किसी भी दूसरे वर्ग के प्रति सर अहिष्णुता ना फैलाएं, और लोगों से भी उम्मीद करता है कि सर जो मर्यादा है सर समाज में उसको बनाए रखे सर। इसका कोई कानून है जो अगर कोई मान लीजिए इनको नहीं मानता तो उसके तहत उस पर एक्शन लिया जाएगा? कोई ऐसा कानून है इसका? यस सर वैसे तो सर MCC लीगलाइज नहीं है, लेकिन सर डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सर सम्मिलित हैं सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। मिस्टर लक्ष्मण मीना, यस सर। आप आर.के. लक्ष्मण को जानते हैं? यस सर। कहाँ से थे ये? सर उनका सर वो नहीं पता सर। क्यों मशहूर हैं ये? सर कार्टूनिस्ट थे सर। किसी खास जगह पे लिखते कार्टून छपते थे या? सर एक तो न्यूज़पेपर में छपते थे सर, एक द कॉमन मैन इनका बहुत फेमस कार्टून था सर, इतना ही सर जानता हूँ। कॉमन मैन या सिटीजन? कॉमन मैन सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, चलिए। धौलपुर का नाम जब हम सुनते हैं तो एक नेगेटिव इमेज आता है, वो क्या है? सर उसका कारण है सर कि डकैतों की समस्या सर धौलपुर में बहुत ज़्यादा रही है सर। वो चंबल की रेवाइंस के चलते अब छुपने के लिए उसके अलावा और कुछ है? और सर दूसरा सर सामाजिक एंगल सर ये है कि धौलपुर का चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम है, तो वो एक सामाजिक एंगल हो सकता है सर। वुमन ट्रैफिकिंग भी होता है? सर ट्रैफिकिंग का सर सीधा मतलब सर मुझे नहीं पता है सर। तो आप सोशल इश्यूज बेस्ड फिल्म्स देखना चाहते हैं? यस सर। तो कौन से सोशल इश्यूज आपको पसंद आते हैं? सर बेसिकली तो सर जब UPSC की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है तो सर सारे सोशल इश्यूज़ पे सर इतनी समझ भी है और सर अच्छा भी लगता है देखना, लेकिन सर सबसे ज़्यादा जो सोशल इश्यूज़ में सर देखता हूँ सर वो वुमेन्स के और चाइल्ड के प्रति जो सोशल जो इश्यूज़ हैं उनको सर मैं अभी। तो आपके राज्य में ये चाइल्ड मैरिज क्यों होती हैं इतने बड़े पैमाने पर, खास तौर पे देहात में? क्या कारण हो सकता है? सर इसके बहुत सारे कारण हैं सर। दो बताइए बस। सर पहला कारण तो सर ये है कि सर जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ है सर उसके चलते पेरेंट्स जल्दी शादी करवा देते हैं बच्चियों की। दूसरा है कि सर इलिटरेसी, सर राजस्थान का जो इलिटरेसी है सर वो लिटरेसी रेट है सर इंडिया से भी कम है, और स्पेशली वुमेंस में 52% लिटरेसी है, जिसके चलते सर उनकी शादी और सर उनकी आवाज़ भी सर इनको ठीक से एम्पावरमेंट नहीं हुआ है सर। इस मौजू पे कुछ फिल्म देखें हैं? कोई फिल्म चाइल्ड मैरिज पे, इसको कैसा? सर अभी हाल ही में एक मूवी देखा था सर मैं, लापता लेडीज सर। लापता लेडीज सर। क्या आपने उसमें मेन स्टोरी के लिए हासिल करे आप? सॉरी सर, क्या पॉइंट हासिल करे उसमें? व्हाट डिड यू गेन आउट ऑफ? सर उसमें एक कहा कि सर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है तो कितनी समस्याएं के सामना करना पड़ता है। उसमें उस लड़की को सर जो मेन एक्ट्रेस है सर उनको पता नहीं था अपने पति का जो गाँव क्या है सर, कैसे पहुंचना है उन तक, तो सर वो कितना इंतजार करती रही थी सर। एजुकेशन का इम्पोर्टेंस। और दूसरा है सर आवाज़ उठाना। सर दूसरी लड़की थी उसमें जो दूसरा कैरेक्टर था, उसने अपनी एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई थी, अपने घर वालों से और दहेज प्रथा के प्रति भी लड़ गई थी। तो सर दो चीज़ें मैं उसमें से देख। IPS दूसरा प्रेफरेंस है? यस सर। अगर आप IPF में सेलेक्ट हो जाते हैं तो फॉरेन अफेयर्स या इंटरनेशनल अफेयर्स की जानकारी होना ज़रूरी है IPS ऑफिसर को? यस सर। क्यों, कैसे काम आएगी ये
नॉलेज? सर पहला तो ये है कि सर फॉरेन की बेस्ट प्रैक्टिसेस हम सीख सकते हैं अगर फॉरेन की हमें अंडरस्टैंडिंग है तो। दूसरा है कि सर हर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कहीं ना कहीं विदेशों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी जुड़ी होती है। जैसे कि सर किसी अगर मान लो सर बाउंड्री वाले एरिया में सर हमारी पोस्टिंग है तो उसमें सर जो इमिग्रेशन की समस्या है वो इसके समझ अलावा? सकते हैं। सर तीसरा समस्या सर देश दुनिया में क्या हो रहा है उसका जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने आप को सुधारना, अपने ज़िले को सुधारना, उस दृष्टि से भी उसमें से हम चीज़ें समझ सकते हैं। आप राजस्थान से हैं? यस सर। हाँ, वहाँ हज़ारों के टूरिस्ट आते हैं। यस सर। हाँ? कुछ हादसा हो जाता है, यस सर। तो किससे संपर्क करेंगे आप? सर डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गई, बीमार हो गए, कुछ हादसा सीरियस हो गया? सर स्टेट पुलिस सर। स्टेट पुलिस? यस सर। और सर स्टेट पुलिस ही है सर अभी तो। जैसा जर्मन टूरिस्ट मर गया वहाँ, तो पहले अगर एम्बेसडर, जर्मन एम्बेसडर आया तो आप उसको बोलेंगे आप पुलिस ऑफिसर के पास जाके भेज देंगे, एसपी के पास, आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे उससे? सर सॉरी सर, मैं जानना चाहूँगा सर मेरी पोजीशन क्या है इसमें सर? आप सब इंस्पेक्टर हैं आप, ओके सर। कांस्टेबल भी हैं आप, इंचार्ज आप एक ही हैं कोतवाल में, कोई नहीं। सर जर्मन एम्बेसडर आपको मिलना चाहता है कि ये कैसा हुआ, बॉडी कहाँ है, क्या हुआ बोल के, तो आप उनसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे? यस यस सर, क्यों सर, उनसे इंटरेक्ट भी करेंगे। वही तो मैं जानना चाहता था। हैं? और इसके अलावा, टूरिस्ट के अलावा, और स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से आके भारत में पढ़ते हैं। यस सर। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, हाँ, फॉरेन कौन सी कंट्री, नाइजीरिया कहाँ है पता है आपको? यस सर। हाँ, कैपिटल पता है? नो सर। हाँ, युगांडा? युगांडा का सर लोकेशन पता है सर, कैपिटल में याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। तो अगर युगांडन स्टूडेंट आए, आपको पता ही नहीं कैपिटल, फॉरेन अफेयर्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आप हाइजीन सेक्रेटरी भी रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। यस सर। हाँ, तो अगेन राजस्थान, इतने पर्यटक आते हैं वहाँ, क्या उनके लिए सुविधाएं हैं, पब्लिक टॉयलेट वगैरह सब, जिसका ज़रूरी होना, या कमी है? सर राजस्थान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सर जो आप बता रहे हैं सर, टॉयलेट्स और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें सर राजस्थान में कमी है। इसके चलते सर राजस्थान में जितना अट्रैक्टिव प्लेस होना चाहिए उतना अट्रैक्टिव प्लेस नहीं हो पाता है, तो सर उसकी कमी तो है सर। राजस्थान गवर्नमेंट ने उसके लिए फंड भी एलोकेट किए हैं 1000 करोड़ इस बार सर। मान लीजिए आप IAS ऑफिसर बन गए, यस सर। आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री में, यस सर। तो क्या 2 सजेशंस करेंगे ये पर्यटक को सुविधाएं प्राप्त करने? सर पहली सुविधा है सर, सर जो टूरिस्ट, सर वो नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, वो टूरिस्ट गार्ड्स बोलते हैं इनको, उनके लिए सर एक अफोर्डेबल हाउसिंग्स की, और उसमें सर बेसिक एमिनिटीज़ हों उनके लिए गवर्नमेंट से सर वो फंड्स ग्रांट करेंगे। और सर दूसरा, सॉरी सर मैं अभी, ओके, थैंक यू। लक्ष्मण, यस ये तो बता रहे हैं कि आपको 2023 में ऑलरेडी IRMS मिल चुका है। यस मैम। So what have been your experiences in just 1 year that you want to now try for services again? मैम एक्चुअली सर मैं अभी EOL पे हूँ, तो मैम मैं वहाँ पे 2 दिन ही रुक के आया था मैम, तो अच्छा, तो अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है। यस ओके, ठीक है। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है उस पोस्ट से, इसलिए आप दोबारा ट्राई कर रहे हैं। एग्जैक्टली मोटिवेशन क्या है वो समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं। मैम IRMS एक बढ़िया सर्विस है मैम, पर जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और जो मेरा ड्रीम सपना था मैम, वो मेरा IAS बनने का ही था। मुझे पता भी नहीं था सर मैम इसमें और भी सर्विसेज होती हैं, जो रेलवे सर्विसेज वगैरह। तो मैम जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरा सपना IAS का था। तो मैम अभी मेरा पहला अटेम्प्ट ही था लास्ट ईयर, तो मेरे पास एनर्जी भी थी और मेरा मैम सपने को काम करने की कैपेबिलिटी। कब समझ आया आपको कि IAS बनना है? कब देखना शुरू किया ये सपना? मैम मैं 10th क्लास में था, तो हमारे यहाँ से एक ऑफिसर हैं सर, उन्होंने एक सोच बदलो गाँव बदलो अभियान का चालन किया था, जिसके समाज में बदलाव के लिए राह निकाली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग
वो मानते हैं। तो मैंने उनको देखा तो मैं बहुत ज़्यादा उनसे मोटिवेटेड था। भैया से पता किया तो बताया था कि ये यूपीएससी के थ्रू गए हैं, तो मैम वहाँ से तब से आपने शुरुआत करी। ठीक है, आपने भी अपनी कैपेसिटी में एक चाइल्ड मैरिज कैंपेन को हेड किया है। यस ये मैम। कॉलेज लेवल पे किया, कभी किया ये? मैम स्कूल लेवल पे। स्कूल लेवल पे। यस मैम। तो इसमें एग्जैक्टली क्या था और क्या आपका रोल था उस कैंपेन में? मैम मैंने स्कूल के जितने बच्चे थे उनको लीड किया था। फिर हम गांव के सरपंच के पास गए थे, उनसे हमारे साथ देने की उनसे वो कही, तो वो हमारे साथ आने को तैयार हो गए थे। गांव के जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी हमारे साथ चले थे, तो हमने नारे लगा के पूरे गांव में 4 गांव में रैली निकाली थी मैम चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। ठीक ठीक, कुछ नारे याद हैं आपको? क्या नारे लगाए थे आपने? मैम एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा मैम, शायद एक नारा ये था कि लड़कियों के हाथ में किताब दो, जीवन भर का बोझ नहीं, ऐसे कुछ था। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 2030 तक चाइल्ड मैरिज का पूरी तरीके से उन्मूलन भारत से हो जाना चाहिए, मतलब अगले आने वाले 5 सालों में। क्या आपको लगता है ये डूएबल है? आज के आंकड़े अगर हम देखें राजस्थान के और बाकी राज्यों के, आपको लगता है 2030 तक भारत से चाइल्ड मैरिज का उन्मूलन संभव है? मैम जो अभी जो हाल ही में जो पॉलिसी चल रही है, जो लोगों का एम्पावरमेंट हो रहा है, उसके चलते संभव तो है मैम, लेकिन थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैम हालातों को देखें तो कुछ लोगों की पर्सनल चॉइस होती है, उसको छोड़ के अगर लोगों को एम्पावरमेंट पे, स्पेशली वुमेन के एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया जाए, उनकी लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए, तो मैम पूरी तरह से संभव है। आपको लगता है महिलाएं इस चेंज को लीड कर सकती हैं? क्योंकि महिलाएं इसमें चेंज मेकर्स हैं या विक्टिम हैं? मैम मुझे लगता है मैम महिलाओं का रोल ज़्यादा हो सकता है मैम। जिस घर में एक माँ पड़ी होती है, मुझे लगता नहीं मैंने किसी घर को देखा है जहाँ पे अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में होने दी है, तो मैम भी चेंज मेकर हो सकती हैं मैम। ठीक, काफ़ी सकारात्मक समाज सोच, मतलब सकारात्मक समाज की सोच लेकर चल रहे हैं आप, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे आपकी हॉबीज़ में लिखा है, इंटरेस्ट में लिखा है विपासना मेडिटेशन। यस मैम। तो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम हठ योग, क्रिया योग? मैम हठ योग एक योगा का फॉर्म है मैम। पहले विपासना के बारे में बताइए, विपासना शुरुआत कैसे हुई? विपासना की हम हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। जी 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 जी। मैम विपासना मेडिटेशन को वैसे तो बहुत ऐसा प्राचीन मैम जो बुद्धा के टाइम से भी है, लेकिन अब जो आधुनिक विपासना का रूप है मैम SN गोयनका सर हैं सर मैम, उन्होंने इसको एक नया आयाम दिया है और मतलब वर्ल्ड वाइड स्केल पे उसको प्रमोट किया है मैम। क्या होता है विपासना में? हाउ इज इट बाकी मेडिटेशन टेक्निक से अलग कैसे है ये? मैम विपासना में होता है हम अपने आप को और अपने आसपास के वातावरण को ऑब्जर्व करते हैं बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तो मैम इसमें जिस चीज़ को जिस रूप में देखना चाहते हैं उसी रूप में देखते हैं हम लोग। बाकी मैम जो अन्य मेडिटेशन है जैसे माइंडफुलनेस हो गया, और मैम माइंडफुलनेस में मैम क्या होता है, हम अपने माइंड की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन विपासना मेडिटेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। दूसरा मेडिटेशन मैम जैन मेडिटेशन होता है जो चाइना में चलता है। उसमें मैम हम लोग पूरे बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं और आसपास के वातावरण को भी ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल मेडिटेशन भी मैं याद कर पा रहा हूँ, इसमें हम लोग मंत्रा पढ़ के हम किसी और अन्य सत्ता से अपना मिलन सुनिश्चित करते हैं मैम। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं चाइल्ड मैरिज के बात पे और इसको कंट्रास्ट करते हैं एक और फिनोमेना से जो है ब्राइड बाइंग, जहां दुल्हन बाहर के देशों से, बाहर के राज्यों से खरीदी जा रही हैं। तो आप इन दोनों सामाजिक कुरीतियों को किस तरीके से देखते हैं, और इनके खिलाफ अगर आपको काम करने को कहा जाए तो आप किस तरीके से सामाजिक बदलाव लाएंगे? क्या पड़ाव रहेंगे, क्या तरीके रहेंगे आपके? मैम दोनों ही समस्या मैम वुमेन के जो ब्राइड बाइंग वाला है उसमें मैम वुमेन के ऑब्जेक्टिफिकेशन की समस्या है, और पहली वाली चाइल्ड मैरिज में मैम वुमेन की एम्पावरमेंट का समस्या है मैम। दोनों ही समस्या को पहले स्तर पे हमें मैम लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए उसमें बदलाव करना है। दूसरा जो हमारा मॉडल होगा उसमें हम वुमेन के एम्पावरमेंट को सुनिश्चित करेंगे ताकि वुमेन भी इस कुचक्र से बच पाएँ। तीसरा मैम होगा हमारा जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए, सोशल चेंज के लिए, वो बिहेवियरल चेंज। हमें लोगों में परिवर्तन की राह दिखानी पड़ेगी रोल मॉडल अप्रोच से, सोशल कम्युनिटी पुलिसिंग से। हम 3 स्तर पे काम कर सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। लक्ष्मण, मेरा एक ही सवाल है, बैडमिंटन में आपने शायद अवार्ड जीता है, करेक्ट? सॉरी सर। बैडमिंटन में आपने अवार्ड जीता है। सर मैंने अवार्ड नहीं जीता सर। अच्छा, आपने लिखा है? सर मैं बैडमिंटन खेलता हूँ सर। अच्छा, यस सर। ओके, हाँ ठीक है, उस वो स्पोर्ट्स एनसीसी एक्सेट्रा। सो बैडमिंटन में दो पॉपुलर इंडियन प्लेयर्स जिन्होंने ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी ख्याति प्राप्त की, उन्होंने काफ़ी मेडल वेडल जीते, दो स्पोर्ट्स पर्सन्स के नाम बताइए। मैम सर एक पुलेला गोपीचंद, एक प्रकाश पादुकोण है सर। दैट्स इट फ्रॉम माय आंसर। थैंक यू सर। ठीक है लक्ष्मण मीना, आपको मिलते हैं 2 मिनट के बाद। यस सर। शुक्रिया सर। लक्ष्मण मीना, आप मुझे 2 लाइनों में सिर्फ ये बताएं, सिर्फ 2 लाइन्स में, 2 सेंटेंसेस में ये बताएं कि आपको इस इंटरव्यू के दौरान क्या अनुभव हुआ, कैसा लगा, अच्छा बुरा, सिर्फ 2 सेंटेंसेस में बताना है आपको। सर मुझे पहला महसूस हुआ सर, मैं थोड़ा घबरा रहा था सर। और दूसरा है सर कि जो सोशल इश्यूज़ पे जितनी मेरी समझ होनी चाहिए थी और जितना मैं एक अच्छे से फ्रेम कर सकता था आंसर्स को, उतने अच्छे से नहीं कर पाया सर। अच्छा ये बताएं, आपका जो हिंदी लिटरेचर जो सब्जेक्ट लिया है, तो ज़ाहिर है सब ये मानते हैं कि बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्टिविटी है, कुछ भी लिखा हो तो वो नाप वाप के उसको मार्क्स मिल जाते हैं, है ना? तो ये धारणा है। तो आपने इसको जो चुना तो ये सोच के चुना कि ये आसान सब्जेक्ट है? सर 2-3 क्योंकि आपके सब्जेक्ट से तो मेल नहीं खाता ना ये जो आपके क्वालिफिकेशन थे। हाँ सर 2-3 फैक्टर थे सर। पहला तो सर कि सर मेरे पास कोई कोर सब्जेक्ट नहीं था ग्रेजुएशन में, तो मैं कन्फ्यूज़ था कि मैं क्या ले सकता हूँ। हिस्ट्री भी ले सकता हूँ, पॉलिटिकल साइंस भी ले सकता हूँ, हिंदी भी मैंने 3 सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था सर, जेई जनरल इलेक्टिव के तौर पे, तो हिंदी भी मेरे पास ऑप्शन था सर। फिर मेरे एक दोस्त थे जो भैया बोल सकते हैं सर, उनका सिलेक्टेड थे वो, उन्होंने बताया था कि हिंदी आजकल अच्छा कर रहा है, अगर तुम हिंदी में चल रहा है। यस सर, हिंदी में अगर कंफर्टेबल हो। अच्छा ये बताएं कि ये जो पहला आपका अटेम्प्ट था जिसमें आप IRMS में आ गए, उसमें भी यही सब्जेक्ट लिया था आप? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। हिंदी लिटरेचर, एक सवाल मेरे मन में है कि क्या ये लिटरेचर हिंदुओं का लिटरेचर है? नहीं सर। हिंदी लिटरेचर किसका लिटरेचर है? ये किसकी लाइफ कल्चर का लिटरेचर है? सर ये भारत की लाइफ, भारत के लोगों की लाइफ का लिटरेचर। कोई भी कम्युनिटी से संबंधित नहीं है। अच्छा, देखिए आपके बहुत सारी खासियतें हैं कि मतलब आपका सेकंड अटेम्प्ट भी मतलब पार हो जाएगा। जैसे पहला हुआ और आप IRMS में आ गए, तो अब इस बार तो आप सीधे IAS में ही, वहीं आपने क्योंकि बड़े कम ऑप्ट किए हुए हैं, है ना, तो IAS IPS में आप पहुंच ही जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, बैठने का तरीका और जो बॉडी की फिटनेस है, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। आपका ड्रेस सेंस बहुत बढ़िया है, आपने बड़ा मेटिकुलसली अपने शूज़ से लेके और नेकटाई कोट सबको बहुत बढ़िया रखा है। नोट को बाद में ऊपर कर लेना, थोड़ा ऊपर को टच होना चाहिए। एक्चुअली सर ये बाहर निकल गया था तो मैं थोड़ा इसलिए हाँ वो दिख रहा है। हाँ, और नोट में छोटी लगाओ वो ज़्यादा अच्छा है, बड़ी नोट तो नीचे आ ही जाती है। ओके सर। सिंगल नोट लगाते हैं ना, हाँ वो ज़्यादा टिकाऊ है वो। तो मतलब आप हर हिसाब से अलर्ट हैं, प्लेजेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं। 2 छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देते हैं कि स्पीड टॉक मत करिए, जब मतलब आंसर्स में ना जल्दबाजी मत करिए। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स ये करते हैं कि बहुत तेज़ी से जवाब देते हैं, आप समझ रहे हैं, पेस उसकी धीमे रखिए। अब हर 3-4 वर्ड्स बोलने के बाद आप थोड़ा सा रुक जाएं, एक आधी सांस ले लें। आप इसको प्रैक्टिस करिए। इंटरव्यू कब है? सर 13 फरवरी को सर। तो बहुत टाइम है आपके पास। अब आपका ज़्यादा जोर जो है होना चाहिए इस बात पे कि आप बैठ के प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स के साथ जैसे भी है, और ये करें कि मैंने बहुत स्पीड से नहीं बात करनी है। आप देखेंगे एकदम से आपकी पूरी पर्सनैलिटी में परिवर्तन आएगा, आपके जवाब देने के लहजे में आपका और आत्मविश्वास बढ़ेगा उससे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब आपसे सवाल कोई एक मेंबर करता है सवाल, तो आप सिर्फ उन्हीं की तरफ देखते हुए जवाब देते रहते हैं,
है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि बीच बीच में आसपास में जो और मेंबर्स बैठे हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, उनके साथ में जो और मेंबर्स बैठे हैं उनकी तरफ हल्की सी गर्दन घुमाइए, आँख मत घुमाइए, पूरी गर्दन घुमाइए, ठीक है। उनको ये एहसास दीजिए कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरे पे कृपा करिएगा, है ना। तो उनको देखना ज़रूरी है, उन्हें आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये नहीं कि बारी बारी एक मेंबर से बात करूँगा, नहीं, हर बार में एक मेंबर से बात करते हुए बाकी 3 से भी आपको बात करनी है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है। कभी 2 मेंबर्स की तरफ देख लिया, है ना, अगले सवाल के जवाब में किसी एक और को देख लिया, तो सबको ये एहसास होगा कि यस आप लाइव हैं, सब मेंबर्स की उपस्थिति से आप लाइव हैं। तो आप जा सकते हैं, बहुत बढ़िया, आपके पास टाइम की भी कमी नहीं है। आपने तो प्रूव कर ही दिया कि आप में बहुत सॉल्ट है, आप बहुत अच्छी सर्विस में पहले ही आ चुके हैं, बहुत अच्छी सर्विस है। मैनेजमेंट की सर्विस तो सारी बढ़िया होती है। यस सर। ठीक है सर, मैं कुछ पूछ सकता हूँ सर? सर मुझे सर मतलब सर बहुत लोगों ने बोला है सर मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रॉब्लम है सर मुझे। वही तो बता दिया सर जैसे मैं बोलता हूँ तो मेरा वॉइस एक ही लय में रहता है, ऊपर नीचे नहीं होता। जो कीवर्ड्स होते हैं मैं थोड़ा एम्फेसाइज कर सकता हूँ, वो कर नहीं पाता सर। तो ये तो आप सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पहले नंबर पे ही जो सुझाव दिया गया वो यही दिया गया कि आहिस्ता आराम से बात करें। यस सर। देखिए अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, है ना, यस सर। तो मैं रुक रहा हूँ बीच में, है ना। आप क्या करते हैं, आप एक ही लय में 4-5 सेंटेंसेस या 3 सेंटेंसेस बोल देते हैं। जब आप आहिस्ता बोलते हैं तो जैसे मैंने कहा एक बड़ी आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस आता है, और आहिस्ता बोलते हैं तो मॉड्यूलेशन अपने आप आएगा उसमें। क्यों कि आहिस्ता बोलने के लिए आपको क्या करना होगा, हर आधे सेंटेंस में थोड़ा सा पॉज देना होगा। जब आप पॉज देते हैं तो वो मॉड्यूलेशन अपने आप आएगा। बाकी आप जैसे थोड़ा उस पर अभ्यास भी करेंगे कि आपके जवाब किस तरह के हैं, जवाब में क्या कोई जोश है या कोई दुख की बात है या कोई अच्छी बात है, बुरी बात है, तो मॉड्यूलेशन उसी हिसाब से आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव पैदा होता है ना। कहीं कहीं आपका जोश दिखेगा कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो पहले सलाह दी गई है वो बिल्कुल ठीक दी गई। ठीक, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट है आपको। थैंक यू सर। सुनिश्चित विजयी हो। थैंक यू, शुक्रिया सर। जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।